हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेलेंसिया। हमने लास्ट क्लास में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म शुरू किया था एंड देखा था कि कैसे एक मूविंग चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड तैयार करता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते थे। और फिर आगे बढ़ते हुए हमने बोला था कि एक करंट कैरिंग वायर भी चार्जेस फ्लो करता है उसके थ्रू। तो एक छोटा सा डीएल लेंथ का एलिमेंट लिया था जिसके थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा था और हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस किया था यूजिंग बायट-सावर्त लॉ। हमने बोला था द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब। और हमने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज गिवन बाय थंब रूल। सो हमने थंब प्लेस किया था करंट के डायरेक्शन में और हाथ पॉइंट पी की तरफ, पाम का डायरेक्शन शो करता था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विच इज क्रॉस इनटू द प्लेन इन दिस केस। और हमने बात किया था कि म्यू नॉट वाज परमेएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी हाउ इजिली मैग्नेटिक फील्ड इज अलाउड टू पास थ्रू दैट स्पेस। उसी तरह हमने किसी दूसरे मीडियम का परमेएबिलिटी एक्सप्रेस किया था कि फ्री स्पेस के परमेएबिलिटी से कितना टाइम्स ज़्यादा है उस मीडियम का परमेएबिलिटी। म्यू इज परमेएबिलिटी ऑफ द मीडियम, म्यू आर था रिलेटिव परमेएबिलिटी एंड म्यू नॉट था परमेएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसके बारे में हमने बताया कि डिटेल मैग्नेटिज्म एंड मैटर में देखेंगे। आज हम बायट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे which is we want to find out magnetic field we want to find out magnetic field due to finite straight wire। इस पे कुछ सवाल करेंगे और फिर आगे के एप्लीकेशंस में जाएंगे। सपोज हमें एक वायर दिया गया है ए बी, फाइनाइट लेंथ का है और हमें इस पॉइंट पी पे इस फाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ऑफ कोर्स ये वायर मेरा एक सर्किट का पार्ट होगा, बट मैं एक बस सर्किट के एक छोटे से हिस्से वाले वायर के वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। सो स्टेप्स ध्यान रखें। द फर्स्ट स्टेप इज वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन। मैं बस इसका फॉर्मूला देने वाला हूँ ताकि हम सवाल कर पाएँ। सो सपोज दिस इज पॉइंट ए से हम क्या करें, पॉइंट पी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह पॉइंट बी से पॉइंट पी पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर पी से वायर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम पॉइंट पी। नाउ हम क्या करेंगे, उस परपेंडिकुलर वाले लाइन से ऊपर वाले लाइन ए पी पे क्लॉकवाइज एक एंगल लेंगे, उसका नाम देंगे θ1। सिमिलरली उस परपेंडिकुलर वाले लाइन से नीचे वाले लाइन बीपी पे एक एंटी क्लॉकवाइज एंगल से रोटेट करेंगे, नाम देंगे θ2। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई डी इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। इस बात का ध्यान रखना है कि θ1 is the angle rotated in clockwise sense from the perpendicular line, θ2 is the angle we got while rotating in anti-clockwise sense। मेरा पॉइंट P कहीं भी रहे, हमें इस नियम को तोड़ना नहीं है। सपोज मेरा पॉइंट P यहाँ पे है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो हम वही फॉलो करेंगे रूल। ऊपर वाले लाइन से इसको जोड़ देंगे, नीचे वाले लाइन से भी इसको जोड़ देंगे। ऑफ कोर्स पॉइंट पी से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मुझे वायर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। दिस इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ वायर, मैंने एक्सट्रापोलेट किया, वायर यहीं तक है, बट परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो हम थोड़े डैश लाइन से इसको एक्सटेंड करेंगे नीचे की तरफ और फिर डी डिस्टेंस दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एंगल्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एपी और बीपी लाइन पे लेना है, वो परपेंडिकुलर से ही लेना होता है। एपी पे लेते हैं हम लोग क्लॉकवाइज θ1 और बीपी लाइन पे लेते हैं
एंटी क्लॉकवाइज, बट यहाँ तुम चाह के भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा पाओगे, एंटी क्लॉकवाइज पे बीपी तो है ही नहीं, ऊपर है, तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे बट एंगल को मैं -θ2 लिखूंगा बिकॉज वी आर नॉट गोइंग एंटी क्लॉकवाइज। सो एक्सप्रेशन मेरा मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, μ0I/4πd sin θ1 एंड साइन ऑफ -θ2। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा μ0I/4πd sin θ1 माइनस साइन θ2, क्योंकि हमको पता है साइन ऑफ -θ होता है माइनस साइन θ। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऑफ कोर्स करंट के डायरेक्शन में थंब निकालो और अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाओ, पाम का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा, पाम मेरा इनटू द प्लेन है, पाम यानी जिस तरफ से खाते हैं हाथ का वो हिस्सा, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल गया। अब इसी पे इसी साल जेई मेन 2025 के शिफ्ट 3 में 8 अप्रैल को क्वेश्चन आया था एक, थर्ड शिफ्ट में, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन 4 लाइन का लिखा हुआ है और उसके बाद डायग्राम दिया है। आई एम जस्ट गिविंग यू द क्वेश्चन। एक करंट कैरिंग वायर है, उस वायर को एक स्क्वायर फॉर्म के शेप में दे दिया गया है कुछ इस तरह, एंड हमसे ये स्क्वायर फ्रेम है मेरा और यहाँ से करंट जा रहा है, दिस आई करंट एंटर कर रहा है इस नोड पे, पॉइंट A, B, C और D, और इधर से I1 करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर से I2, ऑफ कोर्स यही करंट I1 जाएगा और यहाँ पे I2 वापस टोटल करंट I जा रहा है। स्क्वायर के सेंटर पे एक पॉइंट का नाम दे दिया गया है O, और हमसे पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लूप, है ना। क्वेश्चन में एक बात बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ABC इज R, ये जो वायर ABC है, वायर ABC का रेजिस्टेंस R दिया है और वायर ADC का रेजिस्टेंस 2R दिया है। ये शिफ्ट 3 में आया हुआ सवाल है, हम इसे बोल सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस समय टाइम के कंस्टेंट को ध्यान रखते हुए लेवल 3 का क्वेश्चन है ये जेईई के मामले में। सो हमसे पूछा है कि करंट I1 और I2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। ABC का वायर का रेजिस्टेंस R दे दिया है, ADC वायर का रेजिस्टेंस 2R दे दिया है। नाउ सपोज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है, हमको क्या पता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट्स इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, जिस तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस तरफ करंट कम आएगा और जिस तरफ रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज़्यादा होगा। सो टोटल करंट I को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो मैं I1 को लिखता हूँ, देखो क्या लगाएंगे, करंट डिवाइडर रूल, वी नो करंट डिवाइडर रूल पैरेलल ब्रांच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। I hope you remember that when a current I enters a junction in which two wires are parallel to each other, so दोनों ब्रांच में करंट कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, यह है करंट डिवाइडर रूल। I1 होता है टोटल करंट का कुछ फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन, I1 होगा I इंटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बाई सम ऑफ द टू रेजिस्टेंस इन द पैरेलल। उसी तरह I2 होता है टोटल करंट का कुछ फ्रैक्शन, टोटल करंट I इंटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यही करंट, यही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। मेरा I1 क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा टोटल करंट इंटू ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस विच इज़ 2R डिवाइडेड बाई R प्लस 2R। तो क्या आएगा मेरा 2I/3, R कट जाएगा। सिमिलरली I2 आ जाएगा मेरा टोटल करंट ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस बाई R प्लस 2R, यानी आ गया मेरा I/3।
करंट पता चला, अब हमारे लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे, हम वापस से थोड़ा रीड्रॉ करेंगे अपने सर्किट को। ये रहा मेरा स्क्वायर फ्रेम, और अभी अभी हमें पता चला कि इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है 2I/3, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है 2I/3, इस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है आपका I/3, और इस वायर के थ्रू I/3, यानी ये टोटल करंट आया और फिर उस वही करंट वापस चला गया। पॉइंट O जो है, ये स्क्वायर फ्रेम है मेरा, और स्क्वायर फ्रेम का साइड ऑफ कोर्स क्वेश्चन में दिया होगा। सो साइड A दिया है स्क्वायर फ्रेम का, यानी ये लेंथ A दिया है। नाउ ये पॉइंट O, एक वायर के वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अभी अभी जो सीखे हैं उसको अप्लाई करते हैं। जस्ट फोकस ऑन द वायर AB। क्या ये मेरा वायर AB के वजह से पॉइंट O पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा? ऑफ कोर्स होगा। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट O से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और उस परपेंडिकुलर से क्लॉकवाइज सेंस में सर्टेन एंगल जाएंगे, जो कि यहाँ मेरा 45 डिग्री होगा। ऑफ कोर्स स्क्वायर है, हमें ज्योमेट्री का पता है कि व्हाट इज़ द एंगल, जो डायगोनल्स जो सेंटर पे जो लाइंस मीट कर रहे हैं वो कौन सा एंगल बनाएंगे, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। यानी θ1 और θ2 दोनों ही 45 डिग्री आया। सो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू वायर AB हम निकाल सकते हैं। क्या होगा? ऑफ कोर्स अभी अभी जो फॉर्मूला हमने देखा डिराइव करते वक्त, μ0/4πd इंटू I sin θ1 प्लस sin θ2, ये एक्सप्रेशन। और उसके लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। उसके लिए मुझे ये, अगर मैं OQ नाम दूं तो मुझे OQ का लेंथ चाहिए। विदाउट नोइंग दैट वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए ही। तो अगर ये पूरा A है, ये पूरा लेंथ A है, तो ये पार्ट हो जाएगा A/2, ये पार्ट A/2 हो जाएगा। ये 45 डिग्री है, तो ये लेंथ हमारे लिए निकल जाएगा D। सो क्या करेंगे, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, चलिए cos से नहीं चलेगा, tan, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाई बेस। सो 45 इज 1, तो D आ गया मेरा A/2, तो D आ गया A/2। नाउ हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू वायर AB क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। μ0 AB के थ्रू I1 करंट फ्लो कर रहा है, और I1 हमको पता है क्या है, I1 है 2I/3, हमने निकाला हुआ है। sin θ1 यानी sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री, एंड 45 1/√2 होता है sin 45, और 1/√2, तो 1/√2 1/√2 2√2 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं μ0/4π 2I/3, यह आ जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, थंब रखिए करंट के डायरेक्शन में, और O की तरफ अपना हाथ चारों उंगली की तरफ पॉइंट कीजिए, पाम का डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ रहा है। सो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन। ये सिर्फ वायर AB के लिए निकाला। अगर आप वायर BC पे ध्यान दें, तो वायर BC के थ्रू भी करंट 2I/3 ही फ्लो कर रहा है, और इसके थ्रू भी, इसके वजह से भी पॉइंट O उतना ही डिस्टेंस दूर है जितना ये दूरी था, और इसके वजह से भी थंब रूल लगाएंगे आप, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ही आएगा। आप लगा के देख सकते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर BC भी वही आएगा, μ0/4πd 2I/, यहाँ एक छोटा सा चीज़ 2I/3 जस्ट, μ0/4πd इंटू 2I/3, और ये 2/√2 मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा। उसी तरह हम चाहें
तो एडी ब्रांच और डीसी ब्रांच के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा अलग है, एडी ब्रांच के थ्रू करंट अलग था मेरा, इधर से करंट जा रहा था I/3, डिस्टेंस मेरा वही रहेगा विच इज A/2, एंड यहाँ से भी हम देखेंगे तो एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री। बस हमें ध्यान इस बात का देना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, उसका थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ये भी मेरा 45 डिग्री होगा। इस केस में गौर कीजिए, अगर आप एडी और डीसी के थ्रू करंट के डायरेक्शन को देखेंगे और करंट की तरफ अंगूठा रखेंगे और अपना हाथ को ओ पॉइंट की तरफ प्लेस करेंगे, तो इस बार आपका देखिए आपका पाम ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, यानी इस बार मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आउट ऑफ द प्लेन है एडी और एसी के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ड्यू टू एडी क्या होगा, ड्यू टू एडी और एसी, तो एडी और डीसी तो सेम ही होगा क्या, μ0/4πd। डी मेरा क्या है, A/2, डी मेरा क्या है A/2। यहाँ पीछे केसेस में हम डी को A/2 हमें पुट करना पड़ेगा, सो डी है मेरा A/2, यहाँ हम पुट कर देंगे दोनों पार्ट में। हमारा डी पुट करना नहीं हुआ था, इट डजेंट मैटर, लास्ट में हम सॉल्व कर देंगे। तो μ0 at O विल बी B at O विल बी μ0/4πd विच इज A/2। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I/3 और साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, एंड द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन। सेम फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू डीसी पार्ट, यानी ऊपर वाले पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, नीचे वाले पार्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है। नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें लिखना होगा तो दैट विल बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू DC। अब AB और BC के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, और ये दोनों के भी डायरेक्शंस सेम है, बट AB BC के अपोजिट डायरेक्शन में AD और DC के मैग्नेटिक फील्ड। सो अब कुछ नहीं करना है, हमें वैल्यूज को पुट कर देना है, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों सेंस के वायर के अक्रॉस। सो हमें क्या मिला, फाइनली μ0 2I/3/4πd के जगह A/2 लिखेंगे। साइन थीटा वो जो ऐड किए तो आया था 2/√2, ये था AB के थ्रू, और इसको 2 टाइम्स कर देते हैं क्योंकि BC और AB के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड सेम था, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं। और AD के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या था, μ0/4πd I/3 2/√2, और इसको भी 2 टाइम्स कर देते हैं क्योंकि DC और AD का सेम है, तो क्यों 2 बार लिखे, ऐसा कर देते हैं। बट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस रखेंगे। अगर क्रॉस वाले डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन लूँगा तो डॉट वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लूँगा, इसलिए मैंने माइनस पुट किया। सो हमें एक्सप्रेशन आ जाएगा। फाइनली ऑप्शंस देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम और भी एक अच्छे सवाल करेंगे इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पे, और फिर बायोट का दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे और आगे फर्दर बढ़ेंगे। थैंक्स।